कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा तिरंगे की शान का। लहराएगा ये तिरंगा हर जगह, ये सपना हर भारतीय के अभिमान का, ये सपना हर भारतीय के अभिमान का। तो मैं शिवांगी जैन स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याख्यान माला की इस खास कड़ी में आप सभी का और सभागार में उपस्थित अतिथिजनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस दौर में हैं जहां पर देश 75 वर्षों से अधिक का स्वर्णिम सफर तय कर चुका है, लेकिन विचारों की चेतना और कर्म की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो आज श्रृंखला का चौथा दिन है। तो आज के हमारे जो मेहमान थे, कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो आज का व्याख्यान जो है वो हमारे प्रधान संपादक सुदर्शन परिवार के मुखिया डॉक्टर सुरेश चवाणके जी अपने शब्दों से आप सभी को अभिभूत करेंगे। तो एक बार जोरदार स्वागत करिए प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणके जी का। सर। वंदे। व्याख्यान और सभा में अंतर होता है। ऐसा माना जाता है कि व्याख्यान के श्रोता ज़्यादा नारे नहीं लगाते क्योंकि वो बुद्धिजीवी होते हैं, तो इसलिए व्याख्यान और भाषण दोनों अलग हैं। व्याख्यान संवाद का ही एक माध्यम है, संभाषण, संवाद, भाषण। आज विषय हमने तय किया था हिंदू इकोसिस्टम की आवश्यकता। उसी विषय पर वक्ता बदल गए हैं, तो हमने कहा कि श्रोता भी तैयार है, समय भी है और विषय तो जाना ही चाहिए। इसलिए अचानक फिर मैंने तय किया कि विषय मैं रखूंगा, क्योंकि सुदर्शन हिंदू इकोसिस्टम का एक ऐसा अंग है जो हिंदुओं के इतिहास में पिछले कई वर्षों बाद कोई यशस्विता का मापदंड पूरा करता हुआ दिखाई देता है। और जहां कम वहां हम, ऐसे हमारे सिद्धांत के तहत हमने इसे शुरू किया और आज हम इसे चला रहे हैं। क्या है हिंदू इकोसिस्टम? तो अगर मैं किसी प्रतीकात्मक तुलना के साथ आपको बताना चाहूं, तो अगर हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में सभी प्राणी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यह प्रकृति की निर्भरता ही एक दूसरे की सहयोगिता बनती है, और उसी से जो चलने वाला जीवन है वो इकोसिस्टम होता है। कौन सा पेड़ सूरज के किरणों को लेगा, कौन सा पेड़ है जो किरणों से जल जाएगा तो किसी पेड़ के नीचे आके वहां पनपेगा। ये सारा एक हिंदू इकोसिस्टम में क्यों नहीं हो सकता? हमारा ऐसा था क्योंकि पहले सभी ही हम हिंदू थे, इस देश में दूसरा कोई था नहीं, इसलिए सभी ही हिंदू थे और एक दर्शन पर, एक विचार में, एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इसलिए एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला ये विचार एक तरफ, और पूरे विश्व को बाजार मानने वाला पश्चिम का विचार एक तरफ, इन दोनों ने जब ये घालमेल हुई, हमारे देश में व्यापार करने आए लोगों ने इस देश में हमें ही गुलाम बनाने का प्रयास किया, और फिर इस देश को परिवार मानने के बजाय बाजार माना ताकि उसे लूटा जा सके। ये तो अंग्रेजों की बात हुई। उसके पहले जो आए थे वो तो बाजार नहीं मानते थे, वो तो हमें केवल लूटने का माले गनीमत मानते थे, और उन्होंने तो केवल लूटने का काम किया, हमारे सिस्टम को तोड़ने का काम किया। अंग्रेजों ने मन पर प्रभाव छोड़ने का परिणाम कारक काम किया, और मुस्लिम आक्रांताओं ने फिजिकल, शारीरिक, भौतिक तोड़फोड़ करने का काम ज्यादा किया। कुल मिलाकर ये दोनों आक्रमण थे, और इन दोनों आक्रमणों के द्वारा हिंदुओं का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया, उसका समतोल समाप्त हो गया, और फिर इसमें दूसरों की घुसपैठ हो गई, और उस घुसपैठ के कारण आज हम अपने इकोसिस्टम ना होने के कारण हमारे एक दूसरे पर निर्भरता दूसरे ही उस व्यक्ति पर चली गई जो हमारा नहीं है। आज वैसे में हिंदू इकोसिस्टम के कई उदाहरण हैं, लेकिन 5 प्रमुख उदाहरणों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम स्वतंत्रता सप्ताह के निमित्त में एकत्र आए हैं, और ये स्वतंत्रता सप्ताह 22वां वर्ष है सुदर्शन का। देश का 75 वर्ष हो चुके, 78 वर्ष है। ऐसे में मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात ज्यादा रखना चाहूंगा कि आज क्या है, क्योंकि हम लाखों वर्षों की सभ्यता है, लाखों वर्षों में हमारा
अतीत हम अगर देखेंगे तो हमारे इकोसिस्टम, अगर हम सतयुग में जाएंगे तो कैसी थी, त्रेता में कैसी थी और कलयुग में कैसी है। कलयुग में इसलिए भी बचना मुश्किल है क्योंकि ये कलयुग में ग्लोबलाइजेशन जो विश्व है वो एक दूसरे को केवल लूटने की व्यवस्था के नाम पर बना हुआ है। लेकिन जब मैं प्रकृति का उदाहरण आपको देता हूं तो एक दूसरे के लिए मीटने की व्यवस्था है। दोनों में अंतर है। परिवार के अगर हम उदाहरण दें कि एक फैमिली इकोसिस्टम है, परिवार में एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे के मारक होते हैं? पूरक होते हैं। तो एक दूसरे की पूरकता ही हमारे आगे बढ़ने का शक्ति स्थान होती है। दुर्भाग्य से पिछले 78 वर्षों में इस दिशा में सबसे काम कम हुआ और इसी का कारण रहा कि हिंदू इकोसिस्टम की आवश्यकता या 78 वर्षों बाद किसी न्यूज चैनल पर एक संबोधन का, व्याख्यान का विषय है, चिंतन का विषय है। और इसलिए आज के इस हिंदू इकोसिस्टम में हम कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे देश में कौन सी स्वतंत्रता हमारे पास है, तो आप क्या क्या कहेंगे? कौन सी स्वतंत्रता है? जरा हम थोड़ा चर्चा के रूप में व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास, हम तुलना क्योंकि अंग्रेजों से कर रहे हैं, मुगलों से कर रहे हैं, वास्तविकता उसके पीछे हमारे अपनी व्यवस्था थी। लेकिन इन दोनों के साथ अगर हम तुलना करें, खास करके अंग्रेजों के साथ, तो हम अपनी तुलना दूसरे देशों के साथ भी करते हैं क्योंकि हम इसी को वास्तव मान बैठे हैं। वास्तव इससे विपरीत था, बहुत अच्छा था। लेकिन आज की इस व्यवस्था में अगर हम उनके साथ इसकी तुलना करें तो हमें कौन सी स्वतंत्रता मिली है? एक, कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण है क्या? नहीं है, क्योंकि यह बोलने की स्वतंत्रता की भी आपने व्याख्या कर दी। अगर कोई हिंदू धर्म के ऊपर बोले तो उसको बोलने के, हिंदू के विरुद्ध बोलने की पूरी छूट है, वो क्या कहलाएगी? बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर कोई इस्लाम के सामाजिक दोषों को दिखाने का परिणाम करेगा तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई बाइबल पर बात करने का प्रयास करेगा तो आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, आपके भाषण को हेट स्पीच कहा जाएगा। तो आपने ही कहा है कि भाषण स्वतंत्रता आपको है। अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या आपको संपूर्ण भाषण स्वतंत्रता है क्या? नहीं है। तो क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा ही स्वतंत्रता होती है, इसी को ही हम मान बैठे कि ये पूर्ण है, इसलिए हमको ये पूर्ण लगती है। लेकिन जब हम व्याख्या करते हैं तो हमारे यहां की मूल धारणा क्या थी? हमारे धर्म में हम बोलने की स्वतंत्रता पर बात करें, इसलिए थोड़ा इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे यहां पर ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने की छूट थी, है कि नहीं? हमारे यहां पर चार्वक कौन हुए? ऋषि हुए। उन्होंने कहा था खूब खाओ, खूब पियो, कोई दूसरा जन्म नहीं है, किसने देखा है, इसलिए भोग करो और आनंद लो, यही एकमात्र जीवन है, फिर नहीं मिलने वाला। अब उसको राक्षस कहने के बजाय हमारे दर्शन शास्त्रियों ने उसको क्या नाम दे दिया? ऋषि नाम दे दिया कि ये भी वैज्ञानिक है, इन्होंने भी रिसर्च किया है। सुनना सबका है, करना फिर धर्म के आधार पर है। लेकिन यही दूसरे धर्मों की मान्यता क्या है? वहां मानना है, जानना नहीं है। हमारे यहां पर जानने की छूट है, वहां पर केवल मानना ही होगा, छूट नहीं है जानने की। फिर जानने की छूट नहीं है तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर 1400 साल पहले या 2000 वर्ष पहले जिसने जो लिख कर रखा है, एक पुस्तक है, एक पैगंबर है और उसकी बातें सबने सुननी है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। तो नव संशोधन की संभावना है क्या? नहीं। तो फिर बोलना सभी ने क्या है? जो पहले से निर्धारित किया गया है। तो अब इसको आप गुलामी कहेंगे या बोलने की स्वतंत्रता? मैं आपको पूछ रहा हूं, गुलामी है। मैं इसको स्वतंत्रता नहीं मानता। हमारे दर्शन में द्वैत, अद्वैत, कितने प्रकार के दर्शन हुए। हर युग में हम दर्शनों की, क्योंकि हम समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ने वाले विचार के धर्म है, और इसलिए हमारे यहां पर यह बोलने की स्वतंत्रता का उपयोग किया गया। हमारे यहां पर शंकराचार्य हमारे सामने मंडल मिश्र को बैठकर उसके साथ विवाद नहीं कर रहे हैं। क्या करें? शास्त्रार्थ करें। जहां शंकराचार्य के सामने भी सवाल उठाने का अधिकार है, उसको कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता।
और जहां पर आप मुल्ला के सामने भी बोल नहीं सकते, उसको आप स्वतंत्रता कहेंगे क्या? नहीं। तो हिंदू इकोसिस्टम में हमारी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे सांस्कृतिक विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं है, जो हमको स्वीकार नहीं, जो हमको पूरक नहीं, जो हमारे धर्म इस प्रकृति में सूट होता नहीं, उन चीजों का नकारने की भी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। तो फिर आपके पास एक पर हम आ गए, इसको हम क्या मानेंगे? अधूरी। आगे चलते, दूसरी क्या स्वतंत्रता आपके पास है? खाने की स्वतंत्रता है आपके पास, शादी करने की, और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता अगर आपके पास है, ऐसा आप कहते हैं, और किसी महिला को लगता है कि मुझे बुर्का नहीं पहनना चाहिए, तो उसको स्वतंत्रता है क्या? तो फिर कहा जाएगा कि इनके पर्सनल कानून हैं, उसके अनुसार इनका पालन करना चाहिए, वो भी सरकार तय करेगी क्या? नहीं। तो आपने चुनी हुई सरकार आपका कानून तय नहीं कर सकती। 1400 साल पहले तय हुए किए गए कानूनों का पालन करना उनके लिए अगर अनिवार्य है, तो मैं तो उसको स्वतंत्रता मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं हिंदू इकोसिस्टम के अंतर्गत इन विषयों को इसलिए पिरो रहा हूं क्योंकि केवल एक पुस्तकीय विषय रखकर आपके सामने जाऊं तो आप तुलना आज के साथ अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता किसको है? अगर मैं मेरे धर्म का उपासना करने लगूं और मेरे घंटे की आवाज मस्जिद में जाती है, तो मुल्ला कहता है कि घंटे की आवाज या आपके आरती की आवाज या आपके मंत्र उच्चारण की आवाज अगर मस्जिद में आती है तो मेरा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, तो मेरा आवाज पुलिस रोक देती है। क्या आप इसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता मानेंगे? मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो ये सब कुछ परिणाम है वास्तवता। ये हिंदू इकोसिस्टम में मैं जो आपको बता रहा हूं, ये हिंदू इकोसिस्टम न होने के परिणाम है। मैं उल्टा सिखा रहा हूं आप लोगों को आज के सत्र में। आपने चौथा मुद्दा कहा आपको स्वतंत्रता है, कौन सी है? राजनीतिक स्वतंत्रता। ये मुझे लगा ही था कि ये जल्दी आना चाहिए उत्तर, लेकिन आपको राजनीतिक स्वतंत्रता है मतलब क्या है समझाइए। आपको आपकी सरकार चुनने का अधिकार है। मैं आपको पूछता हूं, 100 लोग मतदान करने जा रहे हैं और 4-5 कैंडिडेट हैं। जो एक आपका चुनकर आया है उसके विरुद्ध पड़े हुए मतों का टोटल भी उससे ज्यादा है, लेकिन उन लोगों में उस अकेले के मतदान ज्यादा है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? जनप्रतिनिधि। अब कैसे जनप्रतिनिधि कहेंगे? क्योंकि जिनको मतदान मिला 5 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट भी अगर आप कहेंगे तो उन तीनों बाकी दोनों का टोटल 1 से अगर ज्यादा है तो जनता का भाव किसके साथ है? या तो गणितीय पद्धति से चुनाव हुआ कि 2 लोगों ने मिलकर बांट लिया इसलिए एक को ज्यादा मिले। ध्यान रखना, एक व्यक्ति के साथ समाज है क्या? मैं 51% की भी कम से कम अगर मैं बात करूं तो 51% वाला कैंडिडेट ही चुनाव जीता ऐसा माना जाए, ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? ये खेल है। ये आपके साथ, मैं कहता हूं डेमोक्रेसी इज द टूल ऑफ डीप स्टेट। मतलब षड्यंत्रकारी व्यवस्था ने आपकी मूल व्यवस्था को छीनकर आपके हाथ में खिलौना ऐसा दे दिया है कि आपको लगता है कि यही सब कुछ है। कहा जा रहा है कि बाकी देशों में भी ये है। वास्तविक अगर हम देखेंगे तो खाड़ी देशों में, आखाती देशों में, मुस्लिम राष्ट्रों में डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। वहां तो एक शाह होता है, वो आदेश देता है और बाकी लोगों को उसका पालन करना पड़ता है। तो उसकी तुलना नहीं आप करेंगे, लेकिन आपके राजा को खराब कहा जाएगा। हमारे यहां पर अगर हम राज सत्ता से डेमोक्रेसी की तुलना करें तो उसमें मैं कुछ आपको उप प्रश्न पूछता हूं। राजा होता था तो राजा को चुनाव जीतना पड़ता था क्या? नहीं। तो राजा को चुनाव नहीं लड़ना पड़ता था, इसलिए राजा को पैसे बांटने पड़ते थे क्या? नहीं। तो पैसे नहीं बांटने हैं इसलिए उसको भ्रष्टाचार करना पड़ता था क्या? नहीं। उसको भ्रष्टाचार का संरक्षण मिले इसलिए वो अपने मीडिया संस्थान खोले, इसकी जरूरत थी क्या? नहीं।
सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए गुंडे आजकल राजनीति में जरूरी है। तो क्या राजा को गुंडे पालने पड़ते थे? नहीं, क्योंकि उसके पास अपनी सेना होती थी, गुंडे पालने की आवश्यकता नहीं थी। तो डेमोक्रेसी ने गुंडे व्यवस्था निर्माण की। डेमोक्रेसी ने चुनाव लड़ने के लिए उन 2 पर, 3 पर, 4 पर भारी पड़ना, इसलिए पैसे की आवश्यकता के लिए भ्रष्टाचार की व्यवस्था निर्माण की। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, देश का किसी भी दल का कोई भी सांसद, क्या उसको मिलने वाली सैलरी पर वो अपनी राजनीति करके, जीवन व्यापन करके फिर चुनाव जीत सकता है? कोई भी, कह रहा हूं मैं, कोई भी, किसी भी दल का कोई पीएम भी संभव है? तो फिर कहां से आया भाई पैसा? तो आपने एक्सेप्ट किया कि पॉलिटिक्स में तो ये चलेगा ही, तो आप इसको चुनने की आजादी मानेंगे? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस हो गई। मतलब कि एक ऐसा खेल आप में कर दिया और फिर उसके अंदर क्या ला दिया? राजनीति, जातीयवाद की। और फिर उस जातीयवाद ने आपको आपकी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं करने दी। ये क्यों आप शिकार हो गए? क्योंकि आपकी हिंदू इकोसिस्टम नहीं है। इसलिए आप कौन से इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए? उनके। कौन से? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था निर्माण की, जो कि मैं तो इसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, जिसका 15 अगस्त को हम देश की आजादी के नाम पर जो उत्सव मनाते हैं, मैं बलिदानियों के बलिदान का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए केवल इसको स्वीकारता हूं, लेकिन मैं इसको अधूरी स्वतंत्रता मानता हूं। पूर्ण। क्या आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत है? क्या ये भगत सिंह जी के सपनों का भारत है? नहीं है। ये तो तय किया गया कि यहां के शूरवीर परंपराओं को अगर समाप्त करना है दुनिया की, तो उनके हाथ में मतपेटी का नाम दे दो, समानता की बात करो। आप कहोगे कि डेमोक्रेसी ने हमको बहुत कुछ दिया है। कितने लोगों को मिला भाई डेमोक्रेसी से? प्रधानमंत्री बन गए। कितने बने? कितने पीएम बने 78 वर्षों में? कितने सांसद बने? 10,000? 10,000 भी नहीं होंगे। 15-16 लोकसभा, अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जोड़ देंगे तो भी। कितने विधायक बने? 100-150 करोड़ के देश में अगर 2-5 हजार, क्या 1 लाख लोगों को भी कुछ मिला है, पार्षद बिरसद पकड़कर भी, तो भी सबको मिला है क्या? नहीं मिला है। तो कम से कम उस व्यवस्था में आपके पास अन्य विकल्प तो थे, लेकिन आज यही तंत्र तय कर रहा है कि आप कौन होंगे। आपको व्यापार करना तो दूर की बात है, महानगरों में आपके घर का छज्जा भी निकालना होगा ना बाहर, तो भी वहां के पार्षद को दिल्ली का 1 लाख रुपए का रेट है। बाकी शहरों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं उदाहरण देने के लिए किसी सबूत के साथ बात करना चाहता हूं, इसलिए दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो क्या यह स्वतंत्रता है कि आप अपने घर में, अपने अधिकृत मकान में छज्जा निकालने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है? क्या स्वतंत्रता है? नहीं है। तो ये सब कुछ इस स्थिति में हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारी अपनी इकोसिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक निर्भरता हम पर नहीं है। अगर मैं जिन 5 बिंदुओं को लेकर आपके सामने मुख्य बात करना चाह रहा हूं कि हमारी इकोसिस्टम हिंदुओं की क्या होनी चाहिए, तो वैसे तो मेरे पास 100 से ज्यादा मुद्दे, लेकिन एक 30-35 मिनट में आपके सामने रखने के लिए है कि हम ये कहे कि हमारा इतिहास मानने की स्वतंत्रता है क्या? तो नहीं है। तो क्योंकि हमारे इतिहास में मैं शिवाजी महाराज को हीरो मानूंगा और वो औरंगजेब को मानेगा, तो कैसे चलेगा? नहीं। तो हमारा इतिहास, हमारी आर्थिक व्यवस्था, क्या हम आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे, हमारा लेन देन का बेनिफिशियरी हमारा ही आदमी रहेगा, तो ही उसको हिंदू की इकोसिस्टम माना जाएगा। लेकिन आज ऐसा है क्या? नहीं है। पहले इस देश में आने वाले लुटेरे, ये मुगल हो, तुर्क हो, यवन हो, मंगोलियन हो, कोई भी हो, ये सारे आए थे फाइनली किसके लिए? संपत्ति के लिए। अंग्रेज भी किस लिए आए थे? संपत्ति के लिए। तब संपत्ति लेने के लिए मुसलमान गर्दन पे तलवार रखते थे और क्या छीनते थे?
आपकी इज्जत और आपका पैसा। आप उसके बाद आए अंग्रेज, उन्होंने कानून बनाया, बंदूक रखी और कानून बनाया, और आपका पैसा और इज्जत किससे छूनी? बंदूक और कानून से। लेकिन आज आप ये जानते हुए भी कि एक मैं प्रोडक्ट जो लेने जा रहा हूं एक विदेशी कंपनी का है, उस कंपनी को, आपको यह भी पता है कि ये जो मैं टी शर्ट लेने जा रहा हूं जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, ये नोएडा में 300 रुपए में इस कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसके ऊपर उसका ब्रांड लगा हुआ है। उस कंपनी के दुकान में जाकर आप उस सामान को खरीदते हैं ये मानते हुए कि इसकी ब्रांड वैल्यू है। कंपनी कहाँ की? दूसरे देश की। पैसा किसको जा रहा है? दूसरे देश में। तो इस बार उसने आपके गर्दन पे तलवार रखी क्या? इस बार उसने बंदूक रखी क्या? कोई कानून बनाया क्या कि जिससे आप गुलाम दिखे? नहीं, दिख तो आप स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन आप आपके पैसे लुटा कर आ रहे हैं ये पता हो देते हुए कि 300 रुपए का टी शर्ट है, बस लेबल विदेशी कंपनी का लगा है, ये पता होते हुए भी जाकर आदमी जब देकर आता है तो उसको क्या कहते हैं? गुलामी। और कौन सी गुलामी? आर्थिक की, मनोवैज्ञानिक गुलामी है। आप क्या सोचे ये सोचते आप नहीं हैं, आप क्या सोचे ये वो सोचते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर आप क्या लिखते हैं मुझे बताइए? ट्रेंडिंग। कौन से विचार रखते हैं? ट्रेंडिंग। आज क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड कौन सेट करा है? आप कपड़े पहनते हैं किस आधार पर? फैशन। फैशन का ट्रेंड कौन सेट करा है? आप करें? नहीं, बाजार करा है। मतलब कौन? पश्चिम करा है। तो आप उन्होंने सेट किए हुए ट्रेंड पर चल रहे हैं, और जो तलवार लगाकर, बंदूक लगाकर, कानून बनाकर गुलामी के नाम पर जो आपसे लूटा जाता था, अब आप खुद लूट कर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। तो मैं इसको स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए हम कितने स्वतंत्र हैं और हिंदू इकोसिस्टम की आवश्यकता, इन दोनों को मिक्स करके मैं आपके सामने इस विषय को रख रहा हूं, और उन 5 बिंदुओं पर मैं आगे जाऊंगा। मैं आप ही को पूछता हूं, दर्शकों को जो इस शो को लाइव में देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, आप और किस चीज को आप स्वतंत्र मानते हैं? कौन सी सामाजिक स्वतंत्रता है आपके पास? उदाहरण दीजिए। सामाजिक मापदंड किसके हैं? आपके हैं? तो गवर्नमेंट ने कहां से लाए? आजकल एक शब्द चलता है, उसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्या होते हैं? मतलब भीड़ जो कर रही है, कुल मिलाकर भीड़ ने, सबसे ज्यादा लोगों ने जिसको स्वीकार किया है उसको आप मान रहे हैं। आपका मापदंड उससे अच्छा भी होगा तो भी क्या कहा जाएगा? नहीं, आपको इसी मापदंड पर चलना है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सारे मामलों में जो आप समाजशास्त्र का नियम कह रहे हैं, हमारे यहां तो समाजशास्त्र का नियम ऐसा नहीं था क्या? और कौन से विषय में आप अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं? कानून के सामने सब समान है क्या? दीजिए उदाहरण मुझे समानता का। कानून की अंतिम व्याख्या कहां की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में गरीब व्यक्ति चला जाए एक केस के लिए, और उसके अपोजिशन का एक उद्योगपति चला जाए, किसको न्याय मिलेगा? वो अन्याय करेगा तो भी उसको न्याय कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे महंगा वकील देने की औकात जिसकी होगी उसको न्याय मिलेगा। हमने 2+2 मतलब 4 जैसे मुद्दों को भी न्याय प्रविष्ट कर दिया, जबकि जो त्रिकाल सत्य है जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें क्या जरूरत है? जिसने कहा कि हां मैंने हत्या की हुई है, उसको तो सजा देनी चाहिए ना, उसको न्याय का अवसर क्यों देना चाहिए? लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, मैंने तो बयान दबाव में दिया था, कपिल सिब्बल आकर उसको बचा के लेके जाता है, मोटी फीस लेकर जाता है, तो न्याय भी आपको समान नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्याय देने का तंत्र उनका है, आपके इकोसिस्टम का नहीं है। हिंदुओं की न्याय व्यवस्था थी। मैं छात्र रहा हूं कानून का, तो मोमेडियन लॉ पढ़ाया जाता है। हमारे समय में हिंदू लॉ भी पढ़ाया जाता था कुछ मात्रा में।
हमारे यहां की हिंदू लॉ की व्यवस्था क्या थी कि एक व्यक्ति शास्त्री के पास, न्यायाधीश के पास सुपारी लेकर आते थे, जिस सुपारी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में कुछ देना चाहिए, इसलिए प्रकृति के एक घटक सुपारी को लेकर आते थे। दोनों पक्ष, दोनों उस न्यायाधीश को देते थे। वो धर्मसंगत न्याय करता था, एक भी पैसा लिए बगैर तात्काल, और दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जाते थे, शत्रु बनकर नहीं, ये कहते हुए कि हम दोनों के साथ न्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि वो धर्मशास्त्र के साथ न्याय देता था। आज ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं। तो हमारा हिंदुओं ने बनाया हुआ अपना इकोसिस्टम अच्छा था, या आपको वेस्ट ने दिया हुआ न्याय प्रणाली अच्छी है? कौन सी अच्छी है? यहां तो तारीख पे तारीख चल रही है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसका वकील बड़ा, और जिसका वकील बड़ा न्याय उसका। तो आप इसको न्याय प्राप्त करना कहेंगे या न्याय खरीदना कहेंगे? ये न्याय खरीदने का तंत्र निर्माण किया गया, तो न्याय का इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है। अगर आज मैं जाकर कहूं सर्वोच्च न्यायालय में कि मैं एक हिंदू हूं और मेरी संस्था अपने धर्म के अनुसार अपने स्कूल में सिलेबस बनाना चाहती है, अभ्यासक्रम बनाना चाहती है, पाठ्यक्रम बनाना चाहती है, तो मुझे बताया जाएगा कि इस देश के कुछ लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया और उस संविधान में लिख के रखा है कि यह अधिकार केवल माइनॉरिटी को है। मुसलमान अपने आवश्यकता अनुसार अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम बदल सकता है, लेकिन हिंदू नहीं बना सकता। तो आप इसको समानता कहेंगे? आप इसको न्याय कहेंगे? नहीं, ये किसी ने लिखकर दे दिया, वो न्याय नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रकृति पूरक नहीं है, और इसलिए न्याय के मामले में भी हम स्वतंत्र नहीं है। आगे बताइए, आप किस में स्वतंत्र लग रहे हैं? आज आपका भ्रम तोड़ देता हूं सारा मैं। शिक्षा की समानता, इनका कहना है कि हम शिक्षा में समानता की बात है। आप मुझे बताइए, क्या इस देश के सारे बच्चे एक समान शिक्षा पाते हैं? नहीं पाते। मैं कहता हूं एक समान शिक्षा नहीं भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर को कुछ अलग सिखाया जाएगा, बकरी को कुछ अलग सिखाया जाएगा, गधे को और मेहनत करके सिखाया जाएगा। सबको एक जैसे एक मशीन में इधर से डालो और उधर से निकालो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां पर गुरुकुल व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के अंदर उस व्यक्ति को क्या है, उसकी शारीरिक प्रकृति क्या है देखा जाता था। हम जो गुरुकुल लाने जा रहे हैं उसमें यह होगा कि जो बच्चा वात का है, पित्त का है, कफ का है, उसका खान पान, जीवन शैली और वो जीवन में क्या बनना चाहिए, उसके शारीरिक प्रकृति के आधार पर तय किया जाए। वो लड़की का जो कुंडली है उसके अंदर उसका गण क्या है। अगर राक्षस है और उसको डॉक्टर बना दूंगा तो क्या करेगा? गर्दन काटेगा ना। हाँ, सारी फीस वसूल कर लेगा डॉक्टर बनने के लिए जितनी लगाई है, कई गुना, और फिर एक साल में दूसरा अस्पताल बना लेगा। तो वो सेवा कर सकता है क्या? नहीं। तो कौन क्या बनेगा, ये भी आपके जन्म में कुंडली आप जो लेकर आए हैं आपका, उसके आधार पर हम शिक्षा देने वाले हैं। हम जो क्लासरूम बनाने वाले हैं वो अब कड़ नहीं बनाएंगे जैसे अभी होते हैं, हम बनाएंगे उस प्रकृति के अनुरूप, उस प्रकृति के अनुरूप खान पान, उस प्रकृति के अनुरूप शिक्षा, उस प्रकृति के अनुरूप आपका दायित्व कि आप समाज में जाकर क्या काम करेंगे। ये हमारा व्यवस्था था। लेकिन आज वो व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि सब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतने बड़े स्कूल में जाएगा। तो ये शिक्षा ग्रहण की जा रही है कि खरीदी जा रही है? तो इसको कैसे स्वतंत्रता मानेंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले गुरुकुलों में उस राजा का बेटा भी वही पढ़ता था और वहां के सामान्य से सामान्य व्यक्ति का बेटा भी वहां पढ़ता था, क्योंकि शिक्षा राज्य सत्ता का काम था। उसकी फीस नहीं दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जो पात्र शिष्य बनेगा वो गुरु दक्षिणा देगा। मतलब पोस्ट पेड था, प्रीपेड नहीं था। आज आपका बच्चा पढ़ने जाता है, पैसे देता है, सब कुछ क्या है? प्रीपेड है। वो पढ़ने के बाद अच्छा बने ना बने, फेल हो विफल हो, पैसे कब ले लिए हैं? पहले। हमारे यहां पर पहले पैसे नहीं लिए जाते थे गुरुकुलों में। जब वो बनता था जितना अच्छा बनेगा उतना ज्यादा गुरु दक्षिणा देगा। तो ये पोस्ट पेड था, वो भी स्वैच्छिक था।
तब तक इस व्यवस्था को संभालने का तंत्र किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। राज सत्ता का कर्तव्य था। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये राज सत्ता का काम था। और आज के व्यवस्था में शिक्षा में ही आपका धन का कितना बड़ा हिस्सा जा रहा है। स्वास्थ्य में तो परिवार लूट रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो घर बेचने पड़ रहे हैं। और सुरक्षा की तो क्या ही कहें। अब हर व्यक्ति को बॉडीगार्ड लेकर घूमने की नौबत आ गई है। जितना बड़ा व्यक्ति उतना उसको ज्यादा पीएसओ लेकर घूमने की नौबत आ गई है। तो आप कहां से इसको सुरक्षा कहेंगे? यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं की इकोसिस्टम नहीं थी। एक दूसरे पर की निर्भरता जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। हमारे यहां पर मनुष्य बल ये सबसे अच्छा माना जाता था। अरे उसके कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, तो उससे पंगा मत लो। और वो क्या कहते थे? अरे हमारे यहां पर ऐसे ऐसे सिंह साहब का परिवार है, पूरे गांव की सुरक्षा करते हैं। क्या मजा ले किसी की किसी लड़की की तरफ तिड़ी आंख करके भी देखा जाए। कहते थे कि नहीं थे? आज ऐसा है क्या? आज कहते हैं कि आपकी बहन पर आपके आंखों के सामने कोई बलात्कार का प्रयास करे तो भी आप बलात्कारी को सजा नहीं दे सकते। आपको 112 नंबर पर फोन करना पड़ेगा, पुलिस आएगी और वो तय करेगी। तो फिर भाई राखी बांध क्यों रहे हो? पहला कर्तव्य किसका है? भाई का है ना। क्या उसने 112 डायल करना चाहिए या वहां पर ही न्याय करना चाहिए? हाँ, लेकिन ये सिस्टम समाप्त कर दी गई। आपको नपुंसक बनाया जा रहा है, व्यवस्था के अधीन बनाया जा रहा है, वो ही गुलामी है। ध्यान रखना, आपके भुजाओं में बल होते हुए भी आपने अगर वहां न्याय कर दिया जो कि आपका पूर्णतः सही न्याय है, उसको भी अन्याय कहा जाएगा और आप अपराधी बन जाएंगे। वास्तविकता आपको पारितोषिक देना चाहिए कि नहीं? आपका सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं? आपकी बहादुरी के लिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, आपको क्या किया जाएगा? अपराधी ठहराया जाएगा, भले ही आप सही हो। क्योंकि क्या? आपने तंत्र को फॉलो नहीं किया। तंत्र किनका है? उनका है, ताकि आप उस तंत्र के अधीन रहे। और ऐसे ही किसी अप्राकृतिक अधार्मिक तंत्र के अधीन रहने को ही मैं गुलामी कहता हूं। और मुझे लगता है गुलामी की वास्तविक व्याख्या भी यही है। और बताइए, आपकी अगली स्वतंत्रता, पूरे देश में घूमने की आजादी। यह इनका कहना है कि हमारे पास ये आजादी है। मैं आपको कहता हूं, इसी ड्रेस में आप मालदा में घूम कर आइए, बंगाल के। मैं इस ड्रेस में टिका लगाकर भगवा कपड़ा पहनकर कश्मीर में घूमने जाऊं, खैर मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन कितने जा पाएंगे? कितने जा पाएंगे? और घूमने की आजादी पूरी प्रकृति पर, पूरे पृथ्वी पर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या मुझे मक्का मदीना जाने की आजादी है? नहीं है। इतना तो छोड़िए, क्या मेरी मुस्लिम बहनों को मस्जिद के अंदर जाने की आजादी है? तो कहां आजादी है? तो आपकी आजादी भी आजादी नहीं है। अगली आजादी बताइए। मुझे तो लगता है कि आपकी आज मुझे इकोसिस्टम के बजाय केवल यही विषय लेना चाहिए था। अगला नाम लीजिए। आप तो खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आप उसी में खुशी मना रहे हैं। आप एक्सप्लॉइट होने में ही आनंद मना रहे हैं, ध्यान रखना। तो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे ये कहना तो बहुत दूर की बात है। और कौन सी स्वतंत्रता आपको मिल रही है? नाम बताइए। बताइए। नहीं पढ़िए ना। और आज और नाम आपको घर जाकर याद आएगा, उससे अच्छा है कि यहीं पर आप बोल दीजिए एक बार। हाँ, वो तो पहले हो गया ना कि विचार आप नहीं व्यक्त कर सकते। आप विचार व्यक्त करिए बाइबल पे, कुरान पे। खाने पीने की स्वतंत्रता ऐसा ये कह रहे हैं। तो आपको सुअर खाने के लिए देंगे तो कितने लोगों को हजम होगा? वो कहेंगे कि नहीं, सुअर पालने की आदत नहीं कि आपको बात पहले बताइए। आप खाने की तो बात में छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे कुत्तों को बंदी बनाकर कहीं रखा जाए, सड़क से हटाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई कुत्तों से ज्यादा पहले सुअरों को हटाया जाए, वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब आपको बच्चे पैदा करने की आजादी है क्या? लेकिन किसी को है क्या? नहीं।
तो फिर आपको आजादी है कौन सी बात की, आप मुझे बताइए जिसको आप आजादी कहें। हमारे जैसे लोग तो आजाद हैं, जो अपने हिम्मत नुकसान को झेलने की तैयारी के साथ बोलते हैं और सारे खतरे मोलकर जहां नहीं जाने दिया जाता वहां पर भी जाते हैं। लेकिन ये सबको संभव है क्या? तो इसलिए वो नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि पूर्णतः पहले, मैं ये सब कुछ आपको पहले क्यों बता रहा हूं, मैं उपाय पहले क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बुखार 103 है, तब तक आप पैरासीटामोल या कोई ठंडे पानी की पट्टी यहां पर नहीं रखेंगे। ना आप नेचुरोपैथी का इलाज लेंगे, ना आप आयुर्वेद का लेंगे, ना आप एलोपैथी का लेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, इससे आप सहमत है क्या? तो हम आगे बढ़े, नहीं तो मैं 10-20 उदाहरण और दे देता हूं। कितने लोगों को लगता है कि हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं? जो नहीं है ऐसा मानते हैं वो हाथ ऊपर करिए। तो ये तो 100% लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया कि हम स्वतंत्र नहीं है। और आप तो स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं, आप 15 अगस्त पर बड़े बड़े गीत गा रहे हैं। अरे नहीं, आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। मैं कहता हूं संपूर्ण स्वतंत्रता की तरफ जाना है। वो संपूर्ण स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हिंदू इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको करीब 35 मिनट पहले आपको बुखार है ये बताया, और उसके बाद मैं आपको उपाय बता रहा हूं, वो है हिंदू इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम क्या है, थोड़ी देर के लिए हम विरुद्ध उदाहरण लेते हैं। मुसलमानों की इकोसिस्टम है या नहीं है? क्या क्या है? जल्दी जल्दी। आर्थिक, वो अपनी व्यवहार किससे करते हैं? मुसलमानों से करते हैं। तो आर्थिक इकोसिस्टम में हिंदुओं की है क्या? नहीं, नहीं है। होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। दूसरी, हाँ ठीक है, वोट बैंक बना के रखिए, इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता है। तीसरी, शिक्षा है ना उनको। तो क्या हिंदू को अपनी शिक्षा स्वयं तय करने की, मेरे बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेरे समाज के बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेरा धर्मशास्त्र क्या कहता है, और उस आधार पर मेरा पूरा पाठ्यक्रम बनेगा, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं? आज कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली में 3 दिन पहले एक जोड़ा पति पत्नी भारतीय पोशाक में महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। यह उदाहरण कोई पहला नहीं है। इस देश में मैं बोल रहा हूं, इस वक्त भी 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको भारतीय पोशाक में जाने नहीं दिया जाता। वो तो वीडियो आ गया इसलिए उसकी चर्चा हो गई। वहां पर उन लड़कियों को जाने दिया जाता है जिसके कारण दूसरे लड़के या पुरुष आए, लड़की को फ्री एंट्री। तो आपको आपका पोशाक पहनने की भी आजादी है क्या? तो सांस्कृतिक इकोसिस्टम में समान संस्कृति की बात की गई है कि हिंदू इकोसिस्टम होगी तो समान संस्कृति हो। तो यह हमको बताते हैं कि अरे वो दक्षिण में तो अलग है, वहां तो लुंगी पहनते हैं, यहां तुम पायजामा पहन रहे हो। तो मैं उसको कहता हूं कि मेरे लिए लुंगी मेरी विरोधी नहीं है और उसके लिए पायजामा विरोधी नहीं है। मेरे यहां कहा गया है प्रकृति पूरक कपड़े पहनो। तो उत्तर में ऊपर में ठंड ज्यादा है तो अंदर हवा ना घुसे, इसलिए नीचे पायजामा है टाइट किया हुआ चूड़ीदार। और दक्षिण में हवा की जरूरत है क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां क्या किया गया है? लुंगी दी गई है। दोनों ही हिंदुओं के हैं क्योंकि दोनों प्रकृति पूरक है। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएंगे तो अंग्रेजों को देखिए, अंग्रेजियत को मानने वाले काला कोट पहनकर वकील और जज साहब न्यायालय में बैठते हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं और 48 डिग्री में काला कोट पहनकर न्याय की और गुलाम नहीं होने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। मैं तो उनको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा भी बड़ा वर्ग है जो खाड़ी देशों में जैसा ड्रेस चाहिए कि वहां पर रेत का तूफान आता है इसलिए बालों को बांधा जाए, इसलिए कपड़ा रखा जाए, उसके ऊपर एक बांधा जाए तो रेत का तूफान बालों में ना घुसे। वहां पर भी गर्मी ज्यादा है तो नीचे से हवा आनी चाहिए तो झब्बा है पूरा। वहां की महिलाओं, क्योंकि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं तो वहां पर हिजाब बांधा जाना चाहिए क्योंकि हवा उसके अंदर ना घुसे, उसमें रेत ना घुसे।
और भी ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ज्यादा हवा का, रेत का, तो आपने बुर्का पहना दिया ताकि कुछ भी अंदर ना चला जाए। तो वो वहां पहनते हैं और उसकी यहां आवश्यकता न होते हुए, प्रकृति पूरक ना होते हुए आप यहां पर पहनते हैं। क्या ये प्रकृति संगत है? नहीं है। इसलिए मैं अगर दक्षिण में जाऊं तो लुंगी पहनूंगा, मैं अगर उत्तर में जाऊं तो चूड़ीदार कपड़े पहनूंगा, मैं अगर महाराष्ट्र में जाऊं तो हाफ शर्ट पहनूंगा, अगर मैं उत्तर में आऊं, हिमालय में जाऊं तो फुल शर्ट पहनूंगा। इसलिए हमारे यहां पर ये जो विविधता है, इसको ये विविधता नहीं, ये एकता में विविधता है, विविधता में एकता है। ये कहते हैं कि हमारे यहां कहा जाता है ना कि हमारी क्या विशेषता है, गाने में, हमारे गीतों में हम कहते हैं अनेकता में एकता। उल्टा है, ये हमारी एकता की अनेकता है। लेकिन इसको कहा जाता है कि नहीं, आप लोग एक जैसे नहीं हो, देखो उसका रंग ऐसा है। अरे भाई, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर सूरज के किरणें सीधी आती है, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसलिए उसके स्किन का रंग वैसा है। यहां पर अलग है। अरे उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो नाक ऐसा है, क्योंकि वहां की प्रकृति ऐसी है, इसलिए प्रकृति ने बनाया हुआ शरीर ऐसा है। तो ये हमारी अनेकता नहीं है, ये हमारी एकता है। यह हमने साबित करने के लिए हमें अपने इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इकोसिस्टम में मैंने जो 5 प्रमुख बिंदु लिए, उसमें मैंने एक लिया था संस्कृति, बौद्धिक आत्मनिर्भरता और अर्थ, जो आर्थिक हमारा एक दूसरे के साथ व्यापार, एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार। नहीं तो मैं आपको राम राम कहूं, आप मुझे सलाम वालेकुम कहें, ठीक है, आपको भी पता नहीं कि वो क्या कह रहा है, और आप राम राम कहे तो वो मन से कह रहा है कि साला काफिर का नाम ले लिया। तो ये क्या है? टकराव है। टकराव को अगर टालना है तो एक जैसा व्यवहार लाना पड़ेगा, और इसलिए अपनात्व का अपना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आज इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा काम है प्रचार तंत्र का। आज एक किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, सोशल मीडिया पर सारे लोगों का हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे मैं मजाक में भी हमारे यादव भाइयों को कहता हूं कि एक यादव कथावाचक की चोटी काट दी, तो उन्होंने इतना हंगामा किया, लेकिन एक यादव का एक मुसलमान ने गला काट दिया तो चिड़ी चुप, कहीं पर भी हंगामा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां गला काटने वाला कौन था और यहां चोटी काटने वाला कौन था? हिंदू था। तो यह प्रचार तंत्र आपके दिमाग पर कितना हावी होता है, उस आधार पर आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, और इसीलिए प्रचार तंत्र आपका होना, इसको भी इकोसिस्टम कहते हैं। एक अपराधी है, अब उस अपराधी को रात के 2 बजे भी कोर्ट खोलकर सुनवाई करके फांसी की सजा दी गई। क्या नाम था? याकूब। भूल जाते आप लोग जल्दी। उसको निचले कोर्ट से लेकर सारे कोर्टों में दशकों तक सरकारी पैसे से पाल पोस कर, वकील देकर, राष्ट्रपति की याचिका करने तक की सारी संभावना दी गई। उसके बाद उसको फांसी दी गई। उसके बाद भी उसने फिर याचिका लगाई तो रात को 2 बजे सुना गया। उसके बाद भी उसको खलनायक नहीं माना जाता। उसको क्या माना जाता है? नायक। क्यों? क्योंकि उनकी इकोसिस्टम है। मदरसे में जाएंगे तो भी याकूब के बारे में वही बात सुनने को मिलेगी। मुसलमान के दुकान पर भी जाएंगे तो भी उसके बारे में सुनने को वही मिलेगा। किसी राजनीतिक दल में जाएंगे और वो किसी भी दल का सदस्य होगा तो भी वो यही बात करेगा। दल बदलने से वहां दिल नहीं बदलते हैं। आप शिक्षित के पास जाइए, अशिक्षित के पास जाइए, आप ग्राहक पे पास जाइए, आप व्यापारी के पास जाइए, एक सुर में बोलेंगे। लेकिन हमारे यहां पर आज हिंदू बीजेपी में है तो उसका अप्रोच अलग है, समाजवादी में है तो उसका अप्रोच अलग है। कल एमआईएम के पार्टी में, ओवैसी के पार्टी में जाने वाले भी महामूर्ख हिंदू है इस देश में। तो हमारा अपना बौद्धिक तंत्र ना होने के कारण, उसके आधार पर निर्मित प्रचार तंत्र ना होने के कारण हम हमारी स्वतंत्रताएं खोते चले जा रहे हैं। यही हमारा वास्तविक कारण है जिस कारण हम हमारी बातों को नहीं कर पा रहे। कोरोना आया था, कोरोना के दिनों में सबको पता था कि यह वायरस है और लाखों वर्षों से जीवित मनुष्य जातियों ने कई वायरस इसके पहले भी झेले, उसके बाद वो जीवित रहे। लेकिन एक आदेश निकाला गया,
कि कोई भी पैथी वाला ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ट्रीटमेंट कोई कहेगा आयुर्वेद वाला कि मैं कोरोना को ठीक करता हूं तो एफआईआर होता है, ठीक है ना। कोई होम्योपैथी वाला कहता कि मैं ठीक करने के लिए तैयार हूं तो एफआईआर की व्यवस्था थी। कोई होम्योपैथी वाला कहे कि मैं करने के लिए तैयार हूं तो एफआईआर। भाई आपको पूछा हमने, आपके पास है क्या एलोपैथी वाले के पास? तो नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप नहीं करेंगे। मतलब ट्रीटमेंट देने में भी आपके पास इलाज है क्या? है क्या? कोरोना का इलाज था क्या? नहीं, लेकिन हमारे पास है नहीं। आदेश क्या हो गया? क्योंकि आयुर्वेद का इकोसिस्टम समाप्त हो गया। आयुर्वेद किसका है? हमारा है। किसका है? वेदों का है। वेद किसके हैं? हमारे। तो वेदों की इकोसिस्टम समाप्त हो गई, तो कोई खड़ा होकर हिम्मत के साथ यह नहीं कह सका कि हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कह नहीं सकती। मैंने कहा उन दिनों में, मैंने 21 महामानवानों को लाया। मैंने कहा कि तुम एफआईआर करने की धमकी दे रहे हो ना, तो इसी चैनल पर मैंने बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, श्री श्री रविशंकर को, गायत्री परिवार के पंड्या जी को, आचार्य नागेंद्र जी को और सारे जितने देश के रथी महारथी है उनको मैंने स्क्रीन पर लाया और पूछा कि अगर आप आयुर्वेद पर काम करते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आयुर्वेद कोरोना को ठीक कर सकता है क्या नहीं। तो सबने कहा हम कर सकते हैं। मैंने कहा अब इन पर एफआईआर करके दिखाओ। ये क्या थी? ये आयुर्वेद इकोसिस्टम की बात थी। तो जब तक आपकी इकोसिस्टम नहीं रहेगी, उसके पीछे खड़ा होने वाला वर्ग नहीं रहेगा। वो न्यायपालिका का भी क्यों ना हो। जज ने उन दिनों जो जज थे, उन्होंने ही बाद में कहा कि जब मुझे कोरोना हो गया तो मुझे प्राणायाम ने और नेचर उपचार पद्धति ने बचा लिया। लेकिन ये उन्होंने कब कहा? सब खत्म होने के बाद। मजबूरी थी इसलिए। तो यही इकोसिस्टम है मेरे भाइयों, और इसी की आवश्यकता है। ये ना होने के कारण ही हम हमारी स्वतंत्रता खो रहे। उन स्वतंत्रता में हमने लंबी चौड़ी लिस्ट का यहां पर उल्लेख किया हुआ है, और उसी कारण आज हमको अपनी इकोसिस्टम चाहिए। और हम प्रचार तंत्र की बात करें, प्रचार तंत्र में दिमाग पर काम किया जाता है। जैसे मैंने आपको फैशन का उदाहरण दिया, महंगी चीजें जाकर खरीद कर लाने का उदाहरण दिया, घर में एक दूसरे के नामों को पुकारने का उदाहरण भी कहां से आता है? आप मुझे बताइए, कोई किसी को मम्मी कहे और कोई किसी को मां कहे तो भाव कब ज्यादा प्रकट होते हैं? लेकिन भाव प्रकट होते पता होते हुए भी अगर आपके पड़ोसन के सामने आपका बेटा आपको मां बोल दे तो आप मां ही कहेगी कि कैसे बैकवर्ड हो। उसका बेटा तो मम्मी कहता है और तुम मुझे मां कह रहे हो, है कि नहीं? तो ये मां गुलामी का प्रतीक है। जो मां ये कहती है कि मुझे मम्मी कहो। अब तो मम्मी भी हट गया, हाँ मम्मा आ गया, मॉम आ गया, हाँ ठीक है ना। तो भाषा का विरोध नहीं है, भाव का विरोध है। आप कहेंगे कि भाई वहां के बच्चों की भावना नहीं है क्या? अरे भाई वहां कितने बच्चे मां बाप के साथ रहते हैं, कितने बच्चों को अपना बाप भी पता है, हाँ है ना। तो परिवार व्यवस्था की इकोसिस्टम तबाह हो गई तो सारा समाज आज अस्त व्यस्त है। और इसलिए कहते हैं कि पुरुषों के साथ विवाह करो, इसलिए कहते हैं कि कोई किसी के साथ भी रह सकता है। ये सारी चीजें, इन विकृतियों को स्वीकृति देने का काम करने वाला तंत्र कभी भी स्वतंत्रता का तंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए आज भारत का जो तंत्र है वो मेरे स्वतंत्रता का पूर्ण तंत्र नहीं है। ये मैं कैमरे पर कह रहा हूं। और इसलिए आपके सामने ये सारी चीजें आज इकोसिस्टम की आवश्यकता में मैंने रखी। अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, बची हुई चीजें मैं उसी में बताऊंगा। जरा माइक दीजिए ताकि हम करीब 8 मिनट प्रश्नोत्तर लेंगे और उसमें बची हुई बातें को करेंगे। हाँ पूछिए, किसके पास माइक है? हाँ, आपने शुरुआत में जो है कि भाषा का इकोसिस्टम को लेकर के जो है चर्चा की। आमतौर पर हम जब भी देखते हैं आज के राजनीतिक परिवेश में कि जब हिंदू इकोसिस्टम की बात होती है तो हम भगवान श्री रामचंद्र की बात करते हैं और राम का नाम आते ही हम ये बोलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है जहाँ पर भाषा जो संवाद का विषय है उस भाषा के स्तर को गिरा दिया जाता है और वो सिर्फ
हमारे अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर एक देखने में कष्ट भी होता है लोगों की, भाषा का स्तर इतना गिर गया है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं मर्यादा को? देखिए, कोई बहुत अच्छे से कहेगा कि नमस्कार भाई साहब आप कैसे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? संस्कारी है। और यही कोई, अब मैं उस भाषा में नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई टपोरी भाषा में कहेगा क्यों बे कैसे हो, तो इसको क्या कहेंगे? असंस्कृत हो गया, असभ्य हो गया। लेकिन इसको प्रतिष्ठा देने का काम किया जा रहा है हमारे ओटीटी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फिल्मों के द्वारा। ऐसी ऐसी मां बहन की गालियों को घर के अंदर एक सामान्य बोलचाल की भाषा बनाया दिया है, बनाया जा रहा है ना। तो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आप सभ्य न रहे। क्योंकि आप सभ्य रहेंगे तो सुसंस्कृत रहेंगे, तो फिर आप अपने आदर्श मार्ग पर चलेंगे, और आप आदर्श मार्ग पर चलेंगे तो आप बाजार का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप ग्राहक नहीं बनेंगे। आप ग्राहक बने रहे, इसके लिए आपको असभ्य बनाना जरूरी है, और इसलिए असभ्य बनाया जा रहा है। भाषा, कोई भाषा आज हम जो बोल रहे हैं, मराठी भी कई हजार वर्ष पूर्व नहीं थी, हिंदी भी तो अभी कुछ साल पूर्व ही है। तो भाषा तो समय अनुकूल बदली है, भाषाओं का स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा भाषा के नाम पर लड़ाने वाला है, डिवीजन करने वाला है, बांट कर राज करो वाला है। हाँ। आदरणीय धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौड़ांके जी, अभी आपने कहा था कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं वे जो अरब के मुस्लिम हैं, रेगिस्तान के कारण शॉर्ट में, हाँ, तो उनके जैसा बुर्का वगैरह पहनते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलो वहाँ की मान लेते हैं कि वो उनके अनुसार बुर्का पहनते हैं, परंतु वहाँ जनसंख्या तो मुसलमान नहीं बढ़ा रहे, तो यहाँ के मुसलमान जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, किस कारण बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। पहले आशीर्वाद दिया जाता था किसी महिला को, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, आपने तो सुना होगा। तो अब वो दिया जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये डाला गया कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। अब तो 2 भी नहीं रहे, आप कितने? 1 बच्चा सबसे अच्छा, और अब तो वो भी नहीं रहा, ठीक है ना। आप कहते हैं ये झंझट नहीं पालना चाहिए, और अपने आप को आचार्य कहने वाले लोग भी, कोई एक आचार्य प्रशांत है, वो कहता है क्यों शादी करनी है? अरे क्यों शादी करनी है? तो मनुष्य जाति का पहला एक कर्तव्य, जितने कर्तव्य उनमें एक कर्तव्य है कि मैं इस प्रकृति के मनुष्य घटक को आगे बढ़ाऊं। प्रजनन यह हमारा ऋण है, मतलब कर्तव्य है, यह हमारा ऋण है, इसको पूरा करना है। लेकिन हमारे दिमाग पर विचार करने की जो प्रक्रिया है उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इसलिए हम वो विचार नहीं कर पाते हैं, और हम उस दिशा में जा रहे हैं। समय की कमी है, एक आध प्रश्न केवल लेते हैं जल्दी से। हाँ बोलो, चल रहा है। आर्थिक आज़ादी की जो बात करी गई, उसके अंदर वो लोग अपना ज़कात के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उनके जो मदरसे हैं वो एक दूसरे को जो है लोन देके, और उनका पूरा बहा खाता लिखा जाता है। और फिर क्या ये सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो आमदनी का, वहाँ तो एक हिस्सा देने को कहा है, कुछ परसेंटेज। हमारे यहाँ तो सर्वस्व देने वाला भी है, हमारे यहाँ वो भी लिमिट नहीं है, आप सगड़ा पूरा भी दे सकते हैं, और देते आए हैं। दाता थे इसलिए तो बाकी काम चले हैं। अगर हम किसी भी युग में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े दाता मिलेंगे। पहले पान पुई होती थी, पानी जहाँ पीने को मिलता था उसके ऊपर लिखा होता था फलाने फलाने सेठ जी के स्मृति में पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो पानी की टंकी गंदी है, वहाँ का पानी पियोगे तो बीमार पड़ोगे। ऐसा मान बंदा बताकर आपकी वो व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपको बोतल बेचनी थी। अब पानी की बोतल के आप आदी हो गए, तो आप कह रहे आपके शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में कोई विषाणु जा ही नहीं रहा है, आप एकदम शुद्ध पानी पी रहे हैं, इसलिए आपकी प्रतिकारक क्षमता समाप्त हो गई। अरे इसलिए तो हम वो पानी पीते थे कुएं का, सीधा विदाउट ट्रीटमेंट का, इसलिए नदी नाले का पानी पीते थे। आप कहते हैं कि शहर के बच्चे के घर में इतनी सफाई है कि उसके पेट में कोई विषाणु जा ही नहीं रहा है, बैक्टीरिया जा ही नहीं रहा है, इसलिए उसके पास अब हमारा बैक्टीरिया ले लो और वो अंदर डालो। ये जो वैक्सीन बनाई हुई है, ये वैक्सीन भी क्या है? ये भी एक विषाणु है जो दूसरे विषाणु को मारेगा।
लेकिन प्रकृति के इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके बाजार जिनको बनाना है उन्होंने व्यवस्थाओं को तहस नहस किया, और अभी आपके सामने बैक्टीरिया भी खुद बेच रहे हैं जो अभी आप वैसे पहले आप खुद लेते थे। अभी समय की कमी के कारण, क्योंकि लाइव जा रहा है, हम संवाद में बने रहेंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसी सीरीज व्याख्यानों की अलग से भी हम कर सकते हैं। 15 अगस्त को मैं इस विषय पर पुनः आपके सामने विषय रखूंगा। आज हम यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।